आज सुबह यूक्रेन से उत्तराखंड के 7 छात्र स्वदेश लौटे। बता दें कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की रविवार से घर वापसी शुरू हो गई थी। यूक्रेन से विशेष विमान से प्रदेश के 15 छात्रों को मुंबई लाया गया था और उसके बाद दिल्ली से उन्हें उनके मूल स्थानों को भेजा गया। उत्तराखंड सरकार की टीम ने आज सुबह 7 उत्तराखंड के छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। यूक्रेन से फ्लाइट आई 1942 से भारत आए हैं। इसके नाम है तमन्ना त्यागी, प्रेरणा बिष्ट, शिवानी जोशी, लिपाक्षी, अताउल्लाह मलिक, मोहम्मद मुकर्रम और उर्वशी जंतावली। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कुल 15 छात्रों को यूक्रेन से वापस उनके स्वदेश लाया गया है। उत्तराखंड के 7 छात्र यूक्रेन से वापस लौटे हैं और टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें रिसीव किया है। और आज सुबह यूक्रेन से उत्तराखंड के 7 छात्र घर वापस लौट गए हैं। और आपको बताते चले कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की रविवार से ही वापसी शुरू हो गई थी और यूक्रेन से विशेष विमान से प्रदेश के 15 छात्रों को मुंबई ले गया था और इसके बाद दिल्ली से उन्हें उनकी जो घर है, मूल स्थान है, वहां पर उन्हें भेजा गया। उत्तराखंड सरकार की टीम ने आज सुबह 7 उत्तराखंड के छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया। यूक्रेन से फ्लाइट ASI 1942 से भारत आए हैं और इसके जो छात्र हैं उनके नाम है तमन्ना त्यागी, प्रेरणा बिष्ट, शिवानी जोशी, लिपाक्षी, अताउल्लाह मलिक, मोहम्मद मुकर्रम और उर्वशी जंतावली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आज सुबह यूक्रेन से उत्तराखंड के 7 छात्रों को घर वापस लाया गया है। देखिए, जिस तरीके से यूक्रेन में जो छात्र उत्तराखंड के फंसे थे, लगातार जो प्रदेश सरकार की जो पहल थी वो कहीं ना कहीं रंग लानी शुरू कर दी थी। कल से ही हमने देखा, रविवार को पहले 3 छात्र कहीं ना कहीं अपने स्वदेश वापस लौटे, उसके बाद से 7 छात्र कल भी वापस लौटे और आज सुबह जिस तरीके से 7 छात्र अभी तक वापस सुबह के समय आए हैं, जिस तरीके से प्रदेश की सरकार लगातार जो ब्यौरा इकट्ठा कर रही थी, सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश भी दिए गए थे कि एक जो उत्तराखंड के जो ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हैं, उनका ब्यौरा जो है शासन को मुहैया कराया जाए। और उसके बाद से जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर मीटिंग भी कर रहे थे और अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, नोडल अधिकारी भी 2 नियुक्त किए गए थे इस काम को लेके। और अब एक एक कर जो छात्र पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 200 के करीब जो छात्र हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूक्रेन में उत्तराखंड के छात्र हैं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। प्रदेश की सरकार लगातार केंद्र की सरकार से जिस तरीके से तालमेल बनाए हुई है, एक कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी टच में हैं गृह मंत्रालय से और ऐसे में अपने छात्रों को लाने की जो कवायद है की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की वीडियोज वहाँ से आ रही है छात्रों की तरफ से, हमने देखा कि हरिद्वार की एक छात्रा ने जो वीडियोज भेजा था उसमें किस तरीके से जो बॉर्डर्स इलाकों में, जो यूक्रेन के बॉर्डर्स इलाके हैं, वहाँ पे किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, छात्रों के साथ मारपीट तक की जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में ये जरूरी भी है क्योंकि एक भय का माहौल बना हुआ है पूरे देश भर में। उत्तराखंड में हमने देखा कि जो छात्र अभी वापस नहीं आए, पूरे उत्तराखंड के छात्र अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। उनके परिजनों में एक कहीं ना कहीं एक भय है, एक शंका है और वो उनकी उम्मीद है। प्रदेश सरकार लगातार उनको ये ढांढस भी दे रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक भय का माहौल उनके अंदर वो बना हुआ है क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन में जिस तरीके से छात्रों के साथ जो मारपीट के वीडियो आए, उसके बाद उन बंकरों में छुपे हुए थे वो भी वीडियो बाहर आया, उनकी तरफ से गुहार लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से जो पहल है वो की जा रही है। और अभी भी जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बैठकें कर रहे हैं इसको लेके और ये कार्रवाई भी की जा रही है। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं जो वहाँ छात्र पूरे देश भर के जो फंसे हैं उन्हें वापस लाने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सरकार की पूरी कोशिश है जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनके घर वापस ला देंगे। फिलहाल आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां वो चंडी घाट स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिट्टी से बने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के पूजन में शामिल भी हुए और भगवान शिव का जलाभिषेक भी उन्होंने किया और साथ ही दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक आशीष भैया का शॉल और फल देकर स्वागत किया।
तो हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। शिवलिंग पूजन में उन्होंने हिस्सा भी लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान शिव का मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे, शिवलिंग का पूजन अर्चन उन्होंने किया, भगवान शिव का जलाभिषेक भी उन्होंने किया। और हरिद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद रहे और भगवान शिव की यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चुनाव के बाद लगातार जो सक्रियता है वो मुख्यमंत्री की हमने देखी। किस तरीके से वो राजनीतिक पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकातें रही और अब जिस तरीके से वो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में वो जो कहीं ना कहीं जलाभिषेक करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पे अगर हम देखें जिस तरीके से 10 मार्च का जो इंतजार है वो प्रदेश में सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और इस दौरान सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार इस तरह के वो कहीं ना कहीं उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे मुख्यमंत्री आज जिस तरीके से हरिद्वार वो पहुंचे, साधु संतों से उनकी मुलाकात रही। आगामी कहीं ना कहीं जो 10 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं, पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता उस दौरान उनके साथ मौजूद हैं जिसको लेकर उनके साथ डिस्कस किया गया। साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया है और ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर पहुंचे, वहां जलाभिषेक किया है। तो खासतौर पे अगर हम देखें, कल शिवरात्रि भी है और उससे पहले जिस तरीके से जो सुबह के मुखिया हैं मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं, ये पूरा कहीं ना कहीं एक जो माहौल है शिवरात्रि से पहले भक्तिमय माहौल वो मुख्यमंत्री धामी का देखने को मिला है। और ऐसे में देखा जाए तो एक जिस तरीके से 10 तारीख का जो इंतजार है उसके पहले सभी वर्गों से जो मुलाकात है वो धामी की तरफ से की जा रही है। हमने देखा कि सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात रही, चाहे वो त्रिवेंद्र हो या तीरथ हो या फिर नितिन जी से भी जिस तरीके से उनकी मुलाकात रही है, सबके घर जाके वो मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो साधु संत समाज के पास वो पहुंचे, उनसे मुलाकात की, भगवान भोले के आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं भाजपा के जो ये वरिष्ठ नेता हैं सभी इसी काम में लगे हुए हैं। 10 तारीख का इंतजार भी किया जा रहा है और सभी का जो आशीर्वाद है वो भी लेने का काम किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ज्ञानेंद्र। तो हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, जहां पर उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, जिसके बाद विधानसभा से पास हुए विधेयक पर राजभवन से भी स्वीकृति मिल चुकी है। यानी अब देवस्थानम बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है और ऐसे में इस बार 4 धाम यात्रा बद्री केदार मंदिर समिति के संचालन में ही संपन्न होगी। और यात्रा की तैयारी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि 4 धाम क्षेत्रों में अभी ज्यादा बर्फ है और वहां यात्रा संचालन के लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन के सहयोग से सभी 4 क्षेत्रों में यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम भी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही केदार धाम में 14 फीट से ज्यादा फिलहाल बर्फ है, जहां पर फिलहाल रास्ते ठीक करने और बर्फ को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर के जैसे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि पूर्व में ही घोषित हो चुकी है, उसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीय को खुलते हैं और केदारनाथ धाम जी के कपाट खोलने के लिए तिथि कल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में तय होगी। तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं और अभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर समिति के स्तर से जो भी प्रयास होने चाहिए यात्रा को लेकर के वो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। और यात्रा से जुड़ी जो विभिन्न एजेंसियां हैं उन एजेंसियों विभागों के साथ भी मंदिर समिति समन्वय करके यात्रा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है इस पर लगातार चर्चा कर रही है, प्रयास कर रही है। जो स्थानीय जिला प्रशासन है और शासन स्तर पे भी जो भी उसमें ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड को उत्तराखंड में निरस्त कर दिया गया है। राजभवन की मंजूरी के बाद देवस्थानम प्रबंधन विधेयक अब खत्म हो गया है
उत्तराखंड के चारों धामों समेत अन्य मंदिरों में अब पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद 11 दिसंबर 2021 को विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को निरस्त करने की मंजूरी दी थी और इसके बाद ये विधेयक निस्तारीकरण के लिए राजभवन भेजा गया था। राजभवन द्वारा देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को निरस्त करने की मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश में चारों धामों समेत अन्य मंदिरों में पहले की व्यवस्थाएं लागू होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी तीर्थ पुरोहितों और मंदिरों से जुड़े हकदारियों ने राजभवन का धन्यवाद किया है और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद किया है। आपको बताते चले कि त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में चारों धाम और अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन किया था, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध किया था। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 पर उत्तराखंड के राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही यह एक्ट अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अब पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इसके लिए हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं इन मंदिरों से जुड़े हर खगोलधारी राज्य सरकार का और माननीय राज्यपाल का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निश्चित रूप से इस एक्ट के विरोध में जब से यह एक्ट अपने वजूद में आया तब से लेकर के लगातार चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हकोधारी आंदोलन थे। हमने चारों धामों में धरना प्रदर्शन किया और बाध्य होकर राज्य सरकार ने इसको 30 नवंबर को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, इसको वापस लेने की और 11 दिसंबर को राज्य विधानसभा से निरसन विधेयक पारित किया गया। तो इसके लिए हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, सरकार एवं राजभवन का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वहीं ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि कल घोषित कर दी जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी और पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने और पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के ऊखी मठ से कैलाश रवाना होने की तिथि कल महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी जाएगी। मंदिर समिति द्वारा कपाट खोलने की तिथि घोषित होने की सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है और भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को अनेक प्रकार के फूलों से भी सजाया गया है। मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित करते समय कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। ऐसे भगवान भूभावन केदारेश्वर मध्य तुंगेश्वर तो महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको बताते चले कि शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार तिथि को घोषित कर दी जाएगी। मंदिर समिति द्वारा कपाट खोलने की तिथि घोषित होने की यहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर की सजावट भी यहां पूरी हो गई है और साथ ही आपको बता दें भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को अनेक प्रकार के फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और मंदिर समिति के अधिकारियों ने यह बताया है कि भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित करते समय कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस का यहाँ पर सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनसे ये अपील की जाएगी कि सभी लोग भगवान के दर्शन करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन भी जरूर करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, यहाँ पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित कल कर दी जाएगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो कोविड-19 का पालन जरूर करेंगे, ऐसी व्यवस्था वहां पर की गई है। देखिए, पिछले 2 सालों से अगर हम देखें कोविड की वजह से जिस तरीके से चार धाम यात्रा प्रभावित रही है जी, हालांकि सीमित संख्या में जो यात्रियों के आने के लिए जो अनुमति दी गई और चारधाम यात्रा को खोला गया, लेकिन पर्यटन पे एक बड़ा प्रभाव पड़ा था। और अब जिस तरीके से हम जो केदारनाथ बद्री केदारनाथ जो समिति है उसकी तरफ से जो यात्रा को लेके अभी से जो काम किए जा रहे हैं, हालांकि अभी हम देखें तो कल जिस तरीके से शिवरात्रि के दिन जो केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथियों का जो ऐलान होना है वो कल ही होना है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम के खोले जाने की तिथि का जो ऐलान पहले हो चुका है। 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं और कल जो है जिस तरीके से केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि का ऐलान होगा, उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन जो है यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने के ऐलान होंगे। खास तौर पे मंदिर समिति की तरफ से अभी से जो तैयारियां हैं
वो की जा रही हैं। जी। पूरा इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो कोविड काल की वजह से जो पर्यटन प्रभावित रहा, यात्रा जी। प्रभावित रही है, उसे इस बार व्यवस्थित किया जाए। खास तौर पे कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके पालन कराए जाएंगे। और मंदिर समिति की तरफ से जो चारों धामों में मंदिरों में इस समय अगर हम देखें तो केदारनाथ में अभी जिस तरीके से जो बर्फ गिरी हुई है कई फीट, उसको साफ कराने का काम किया जा रहा है। जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर करने पे जोर दिया जा रहा है और ये जरूरी भी है। और कल जिस तरीके से तारीख का ऐलान होगा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद, उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो गति है इन कामों में आएगी। और इस बार पूरा जोर है बद्री केदार समिति का कि जो 4 धाम यात्रा है उसे बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ज्ञानेंद्र ने बताया किस तरीके से वहां पर मंदिर के कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और साथ ही मंदिर की तरफ से भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में भले ही 10 दिन का समय हो, लेकिन प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट महसूस होने लगी है। माना यह जा रहा है कि प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल से किसी वरिष्ठ नेता को सौंपी जा सकती है। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मुलाकात को इस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। निरंतर प्रक्रिया है और निश्चित रूप से हम लगातार संवाद करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं और उसके बाद कोई भी निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा संवाद का लगातार तरीका है उसी को जारी रखे हुए हैं और संवाद जब होता है वो संगठन के हित में ही होता है।